स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम लोग गणित की पहली क्लास करने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। और वास्तविक संख्या का आप सभी का आज पहला क्लास होने वाला है। तो वास्तविक संख्या आपके जो सिलेबस है क्लास 10th का, उसका पहला चैप्टर है गणित का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए, गणित पढ़ने से पहले, क्लास 10th की गणित पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों को आपको जानना जरूरत है। अगर आप ये सभी नहीं जानते हैं ना, तो मेरे भाई बता दें, आप सभी को बहुत ही दिक्कत होने वाला है। इसीलिए मैं क्लास 10th की गणित पढ़ाने से पहले, ठीक है, आप सभी को मैं बेसिक मैथ बताऊंगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में बहुतमास का रूल पढ़ाऊंगा, घात और घातांक पढ़ाऊंगा, ठीक है, वर्ग वर्गमूल पढ़ाऊंगा। इन सभी चीजों के बारे में मैं पहले आप सभी को पढ़ा दूं, ताकि आपको कहीं भी क्लास 10th में पूरे चैप्टर में जितने 14 चैप्टर आप सभी पढ़ेंगे, कहीं पे अगर ये छोटी छोटी बात आती है ना, तो कभी भी आपको परेशान न करे और आप उसके चलते कभी भी अपने आप को गणित में जो है वो कमी महसूस न करें। इसीलिए मैंने पहले विचारा कि पहले आप सभी को, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र होते हैं कि जो क्लास 9th नहीं पढ़े होते हैं, 8 नहीं पढ़े होते हैं और सीधे जो है वो क्लास 10th में पढ़ना चाहते हैं। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी को मैं गणित का हीरो बना दूंगा। ठीक है जी, चलिए। आपको लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा, सारे क्लास अटेंड करने, नोट्स आपको अच्छे से बनाने, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के क्लास में बताया था। डिस्क्रिप्शन में लिखे, वहां पे जाके आप कंप्लीट सिलेबस के बारे में जान सकते हैं कि कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कितने मार्क का पूछा जाता है, कितने ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव रहता है, कैसे पढ़ना है और किस बुक को आपको खरीद के उस बुक को बनाना है। इन सभी चीजों के बारे में मैंने बता रखा है ऑलरेडी, जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम बेसिक मैथ में सबसे पहले जो शुरू करते हैं ना, तो हम अपने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में शुरू करते हैं। और यहाँ से आपको देखिए शॉर्टकट में मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली जो है वो 5वां 6ठा चौथा का बताने लगूं। यहाँ पे आपको समझना है, उतना चीजें आप सभी जानते होंगे। देखिए, सबसे पहले बात आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में जानना है कि ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, आप सभी को याद रखना है। हम जो गिनती करते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 या फिर आगे जितना 100 100, ठीक है ना, 1000 जितना भी है वो 500 5 लाख 10 लाख, ये क्या होती है, कभी आपने सोचा? इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी आपकी जो गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5, क्या बताओ ये गिनती कभी समाप्त होती है क्या? नहीं जी, कभी भी गिनती जो है वो समाप्त नहीं होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि अनंत प्रारंभ तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आप सभी को अच्छे से समझना है। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में, जिसे हम होल नंबर कहते हैं, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, आपको जो है ना इन सभी चीजों का ज्ञान और ये सभी चीज आपको लिखना नहीं है, बशर्ते आपको समझना है, क्योंकि इन सभी का पीडीएफ नोट आप सभी को दे दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखने वाला कष्ट नहीं करना है। चलिए, समय को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, समय बहुत ही कीमती होती है। उसके बाद चलिए पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं, आखिर पूर्ण संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये प्राकृतिक संख्या मैंने अभी जस्ट बता दी। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में जितना भी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, और आपको याद रखना है यहाँ पे एक बात है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और इस बताओ पूर्ण संख्या के बारे में क्या होगा, तो 0 शामिल कर देंगे तो, ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट अनंत क्रम तक। यानी कह सकते हैं कि जब प्राकृतिक संख्या के समूह में हम 0 को शामिल कर देते हैं ना, तो वह मेरा कौन सी संख्या बन जाती है, तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। कहने की मतलब यहाँ पे समझिएगा कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है ना, जितने भी प्राकृतिक संख्या है ना, वो एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी, ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि सभी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है जी। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये भी बात आपको याद रखना है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। और इसका रीजन भी आपको यहाँ पे मैंने बताया है। चलिए, उसके बाद समझते हैं पूर्णांक के बारे में। आखिर ये पूर्णांक क्या होता है? देखिए, जितने भी आपने यहाँ पे जो है वो पूर्ण संख्या पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, बताओ ये संख्या निगेटिव है या पॉजिटिव है? तो आप बोलोगे नहीं, ये संख्या जो है ना वो सभी संख्या पॉजिटिव है, यानी धनात्मक संख्या है। ठीक है ना, यानी प्लस वाली संख्या है। लेकिन ऐसा भी तो है, हम लोग गणित में पढ़ते हैं तो निगेटिव संख्या के बारे में भी हमको मिलता है जानने को। तो आखिर निगेटिव संख्या फिर आया कहाँ से जी? ठीक है, तो ये जो सारी संख्या है इसका साइन बदल देने से
क्या हो जाता है, ये निगेटिव संख्या बन जाती है। और इसी निगेटिव संख्या को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, और जितने भी पॉजिटिव संख्या होती है उन सभी को एक समूह बना देते हैं, जिसे हम जनरली पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे बताओ जितने भी इन्फिनिटी से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि -5, ठीक है, -4, है ना, -3, ऐसे करके 0, ठीक है, उसके बाद .1 2 3, ये सभी संख्या जो है आपका पूर्णांक कहलाता है। यानी जितने भी पॉजिटिव संख्या होते हैं, जितने भी निगेटिव संख्या होती है, उन सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका सम संख्या। आखिर ये सम संख्या क्या होता है, इसे हम इंटीजर बोलते हैं। सम संख्या क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं जनरली, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो सम संख्या देखो क्या होता है। अभी जस्ट मैंने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा है। जितने भी प्राकृतिक संख्या, या आप बोल सकते हैं आपकी वैसी संख्या, ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या जो है आपका सम संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे समझिए, बताओ आप 2 को हम क्या करेंगे, ठीक है, 2 को 2 से भाग करेंगे तो एक बार में कट जाता है, ये सभी तो आप लोग जानते होंगे। उसके बाद बताओ क्या 3 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कंप्लीटली कटेगा, नहीं कटेगा। अगला क्या होगा, 3 के बाद 4, हाँ जी, 4 को अगर 2 से भाग करते हैं 2 बार में कट जाता है। उसके बाद देख रहे होंगे 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14। मतलब ऐसे सारी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो हमारा सम संख्या कहलाता है। एक जो है एक आपका सम संख्या नहीं होता, याद रखना है। और सबसे छोटी सम संख्या जो है वो 2 होता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे विषम संख्या के बारे में, जिसे हम ओड नंबर कहते हैं। मैंने सम संख्या के बारे में अभी पढ़ा, लेकिन बीच में देखो 2 सम संख्या के बीच में एक संख्या बच गया था। जैसे हम 2 और 4 के बीच में देखे तो मेरा 3 बचा हुआ, 4 और 6 के बीच में मैं देखूं तो यहाँ पे 5 बचा हुआ। ये अब इसका भी तो कुछ नाम दिया जाए ना, इसका नाम हम लोग दे देते हैं विषम संख्या, क्योंकि ये सभी संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो 3, हाँ, एक जो है एक भी विषम संख्या है, क्योंकि एक भी तो 2 से विभाजित नहीं होता है, याद रखना है। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13। आप देख सकते हैं वो सारी संख्या, ठीक है, जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे समझते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अब ये अभाज्य संख्या कहाँ से आ गया, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या, ठीक है, क्या कहता है, तो अभाज्य संख्या वो सभी संख्या होती है जिसका गुणनखंड ओनली 1 और वह स्वयं हो। कहने का मतलब वो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो, यानी 1 से सिर्फ भाग लगे या अपने आप से भाग लगे, वो सभी संख्या जो है वो क्या कहलाता है, तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। या बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड जो है वो सिर्फ 2 हो। ठीक है, 2 हो तो एक तो पहला वो खुद होगा, एक दूसरा वो 1 होगा। ठीक है, उन संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभाज्य संख्या बोलते हैं। बताओ यहाँ पे 1, अब 1 क्या है, एक तो अपने आप से विभाजित है, वो 1 से विभाजित है, और वो खुद भी 1 ही है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन आता है, इसका गुणनखंड तो सिंगल टर्म है 1, तो 1 को जो है ना हम लोग अभाज्य संख्या में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो फिर कहां से करते हैं जी, आपको याद रखना है 2 से करते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 जो है एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड 2 है। एक तो वह स्वयं है, 2 से विभाजित कर सकता है, और एक तो है ये 1 से भी विभाजित है, यानी इसका गुणनखंड जो है वो 2 आ सकता है। इसीलिए ये संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। आपको याद भी रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होता है। ठीक है, उसके बाद 3 भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 4 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपने भी यही सोचा होगा ना कि 4 तो है, हाँ बिल्कुल जी, 4 नहीं होगा। चलिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब 4 का हम गुणनखंड करेंगे तो बताओ 4 को तो 2 से भी विभाजित किया जा सकता है, 4 से भी विभाजित किया जा सकता है, और 1 से भी विभाजित किया जा सकता है। और अब बताओ ये सभी संख्या 3 टोटल संख्या से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या जो है वो भाज्य नहीं है, और इसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे समझेंगे वैसे अभाज्य संख्या के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, तो 3 तो है, क्योंकि 3 एक सिंगल टर्म, बताओ 3 से विभाजित है, और 1 से विभाजित है। 4 नहीं होगा, आपने देखा। उसके बाद 5 तो हो सकता है ना, क्योंकि 5 सिंगल टर्म से विभाजित है, अपने से और 1 से। उसके बाद 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 6 से भी विभाजित है। चलिए उसके बाद 7, उसके बाद आप लोग शायद इस पैटर्न को समझ गए होंगे। 7 के बाद क्या होता है बताओ, 11 हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा,
13 होगा, ऐसी सभी संख्या हो सकती है। बताओ 19 होगा, 17 होगा, ठीक है। ये सभी संख्या जो है वो आपका क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। और भी हो सकता है, जैसे 29 हो गया, बताओ 29 भी है कंप्लीटली। उसके बाद 41 हो गया, ठीक है ना। वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो वो स्वयं होगा, एक तो कोई दूसरा वो खुद स्वयं होगा, ठीक है, और एक होगा, तो याद रखना है। उसके बाद आता है इसी का भैयारी, आप बोल सकते हैं अभाज्य का भाज्य, ठीक है। तो यहाँ पे वो सभी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे बताओ एक होगा ना भाज्य संख्या जी? नहीं होगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सिंगल है, इसलिए ये नहीं होगा। ये अकेले, और ये याद रखिएगा, ये अकेले बचेगा, है ना। ये एक जो है वो अकेले बचेगा। उसके बाद भाज्य संख्या में 2 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या भी जस्ट मैंने पढ़ा है, ये नहीं हो सकता है। 3 भी नहीं होगा, लेकिन इसके बीच में एक संख्या बचता है 4। अब बताओ 4 के कितने गुणनखंड है? एक तो 2 है, एक तो 4 है, और एक तो 1 है, ठीक है। यहाँ पे कुल 3 जो है वो गुणनखंड हो जाता है। ये 3 संख्या से विभाजित हो जाता है, इसीलिए जो है ये भाज्य संख्या बन जाता है। आगे भी देखते हैं। इसके बाद देखिए 5 तो होगा नहीं, 6 होगा। 6 को भी देखो तो 1 हो गया, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, ये 6 से भी है, ये तो 4 संख्या से विभाजित है। उसके बाद बताओ 8 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, उसके बाद 14 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 16 हो गया, ठीक है ना। ये सभी बताओ 15 भी हो गया, ठीक है। ये सभी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है जितने भी मैं आप सभी को समझाया हूँ कंप्लीटली आप सभी को समझ में आया होगा कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति आप सभी को नहीं होगा जी, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं इससे आगे। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला है हम लोग बदमाश के बारे में, बोधमास के बारे में पढ़ेंगे, बदमाश के बारे में, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। और अगर बदमाश के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना सीखना चाहते हैं, सबसे पहले इसको रूल को समझना पड़ेगा और हमेशा के लिए याद भी रखना पड़ेगा। तभी जाके आप जो है वो अच्छे तरीका से क्वेश्चन को और सबसे जल्दी जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो बोधमास होता है ना आपका, वो बोधमास नहीं, भी, ठीक है ना, VBODMAS होता है। ये भी जो है ना वो साइड कर दिया जाता है जनरली, लेकिन भी का जी मतलब होता है। और क्या मतलब होता है समझते हैं यहाँ पे। देखिए भी जो होता है ना आपका, ये भी जो होता है ये आपका भी का मतलब ये बार आपको बोल सकते हैं। भी का मतलब जो है ये बार होता है। कभी कभी आपने सवाल सॉल्व करते हुए या कई सवाल में आपने देखा होगा जिसको आप लोग रेखा भी बोलते हैं, बार भी बोलते हैं, इसी को हम लोग वर्नाकुलम भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको वर्नाकुलम बोलते हैं। जो आपका क्या होता है, ये एक बार होता है। ये बार का क्या मतलब होता है, देखिए सबसे पहले आपको पूरे बदमाश में जो है ना तो क्या करना है, तो इस बार को सॉल्व करना है, ये वर्नाकुलम को सॉल्व करना है। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी यानी पहला नंबर इसको दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर कहीं पे ये दिखे तो सबसे पहले इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस बार को सॉल्व करेंगे, इस रेखा को सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका बिफोर ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट आप लोग जनरली जानते हैं 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आपका बिग ब्रैकेट, जिसे हम बड़ा कोष्ठक कहते हैं, उसके बाद मध्यम, उसके बाद छोटा। जैसे जैसे है ना वैसे वैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है आपका क्या रहने वाला, छोटी ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, जहां पे मैंने 1 नंबर लिख दिया है। उसके बाद जो है वो दूसरी नंबर पे आपको क्या करना है, तो ये आपको इसको सॉल्व करना है। मध्यम वाले को जो बीच में रहता है उसको दूसरे नंबर पे सॉल्व करेंगे। और तीसरे नंबर पे आपको क्या सॉल्व करना है, ये आपको बड़ी वाले को सॉल्व करना है। लेकिन याद रहे कि ये जो है ना ये पहला नंबर पे रहेगा, इसीलिए इसका नाम जो है इस ऑर्डर में याद रखना है आपको। पहला नंबर पे बी का, दूसरा नंबर का बी का यानी ब्रैकेट का, तीसरा नंबर पे आपको ऑफ का करना है, ठीक है ना। इस ऑफ का, ऑफ मतलब का करना होता है। चलिए तो का करेंगे, का जो है वो गुना में बदल जाता है, ये भी आपको याद रखिएगा। यानी का जो है उसको गुना कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि 3 का 2, 3 का 2 कहने का मतलब है 3 गुने 2 मतलब 6, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है डी, डी मतलब डिवीजन, जिसे आप लोग भाग कहते हैं। तो चौथे नंबर पे हम लोग भाग को करेंगे। ये ऑर्डर आप लोग याद रखते चलिएगा। उसके बाद आपका मल्टीपल आता है 5 नंबर पे, यानी गुना करेंगे, ठीक है। 5 नंबर पे क्या करना है, गुना करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक उलटफेर होता है जो 6 नंबर का, ठीक है। आपको लगता होगा कि है ना
क्या होता है, मल्टीपल के बाद आपको सब्ट्रैक्ट का करेंगे, उसके बाद जोड़ का, नहीं जी, पहले आपको जोड़ करना है, उसके बाद आपको घटाव करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको 7 नंबर पे यानी सबसे आखिरी बार जो हमको किसको करना होता है, तो घटाव का करना होता है, यानी सब्ट्रैक्ट का करना होता है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, बी, ठीक है, बी तो मतलब वर्नाकुलम याद रखिएगा, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवीजन का, मल्टीपल का, एडिशन का या सब्ट्रैक्ट का, ये सभी चीजें को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो समझ में आया कि ये ऑर्डर आपको याद रखिएगा, तब जाके आपके क्वेश्चन बनेगा। कुछ क्वेश्चन आप सभी को कराया जाए यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, जिसके माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगा, जो भी आपको डाउट होगा। तो यहाँ पे मैं अपने मन से क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ और ध्यान से आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए, चलिए आप लोग सॉल्व करिए तब तक। चलिए, इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है ना। इसमें सारे पैटर्न मैंने डाल दिए हैं और अब आप सभी को इसको सॉल्व करना है। तो बताइए कितना आंसर आता है, सबसे पहले कौन कमेंट करके बताता है, ठीक है ना, वो देखेंगे। बताइए इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग बताइएगा हमको जरूर। चलिए, तो मैं यहाँ पे फिलहाल जो है आप सभी के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, पूरे बोधमास के रूल में सबसे पहले आपको बोला था कि इस बार का यानी इस रेखा का करना है। रेखा कहाँ पे, यहाँ पे है। चलिए, तो यहाँ पे करते हैं, बाकी चीजों को एडजेटिव लिखते हैं। तो 50 प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अगर ब्रैकेट में भाग रहे, गुना रहे, जो यानी रेखा जिस पे लगाओ वो गुना रहे, जोड़ रहे, घटाओ रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पहले उसी का करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 3 दूना 6 हो गया, उसके बाद आता है भागा, उसके बाद का वैसे ही रहने देते 1 प्लस। चलिए, और इसके बाद देखिए कंप्लीट इस पूरे क्वेश्चन में किसका करना है। देखिए, उसके बाद हम जानते हैं कि बार का करने के बाद जो है वो हम सबसे पहले ब्रैकेट का करते हैं, और ब्रैकेट में भी उस ब्रैकेट का जो सबसे छोटी हो, सबसे छोटी ब्रैकेट यहाँ पे इसका करेंगे, बाकी को हम लोग एडजेटिव लिखते हैं। 2 का 1 प्लस, ठीक है। बताओ ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 लिख देते हैं, छोटी ब्रैकेट और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। अब बताओ, अभी तो ब्रैकेट है ही, ठीक है ना। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को खत्म करेंगे। ब्रैकेट आपका देखो, अब बचा यहाँ पे मध्यम ब्रैकेट जो दूसरे नंबर पे आता है, सबसे पहले उसको करेंगे, बाकी चीजों को हमको सेम रहने देना है। तो बताओ इसका करेंगे तो 10 में से 7 गया तो कितना आता है, 3 आता है। तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे, बाकी जो है आपका मध्यम ब्रैकेट समाप्त होता है। उसके बाद चलिए आगे क्या करते हैं। आगे देखिए, आगे अभी भी जो है वो बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ। तो बताओ इसके बाद बड़ा ब्रैकेट का करेंगे, यानी इसके अंदर वाली सारी चीजों का करेंगे। तो बताओ इसको हम करते हैं, कैसे करते हैं बताइए। यहाँ पे जो है वो 50 हो गया आपको, है ना। जनरली वैसे हमको ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको पीछे रखना चाहिए 50 को, लेकिन कोई बात नहीं है, आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर वाली चीजों को अब हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर का ही काम हो रहा है। बताओ अब इसमें क्या करना है, किसका करना है। बताओ, का भी है, भाग भी है, जोड़ भी है, ठीक है, घटाव का तो हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ अब इस सभी फॉर्मेट में आपको क्या नजर आ रहा है, तो जोड़ नजर आ रहा है, भाग नजर आ रहा है, का नजर आ रहा है, फिर जोड़ नजर आ रहा है। तो बताओ सबसे पहले बोला गया था, उसके बाद इन सभी चीजों में देखना। बताओ सब्ट्रैक्ट में, मल्टीपल, ऐड में, भाग में और का में किसका पहले करते हैं, तो का पहले करते हैं। तो का कहाँ पे, यहाँ पे 2 का 1। तो बताओ इसका मतलब बताए थे आपको कि 2 का 1 मतलब क्या, 2 गुने 1। बताओ 2 गुने 1 कितना होता है जी, तो 2 होता है, और प्लस में 3। चलो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे बचा है जोड़ और भाग। तो जोड़ और भाग में एब्सोल्युटली बात है, सबसे पहले भाग का हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे बताओ 50 प्लस, इसमें जो है वो भाग देंगे हम 6 में, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 और प्लस में 3। अब बचा है कुछ करने के लिए, नहीं बचा है। 50 3 53 और 3 56। तो इसका जो सही उत्तर आएगा 56 आएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनका आंसर जो है 56 आया था।
तो चलिए अब हम घातांक के बारे में समझते हैं, यानी एक्सपोनेंट के बारे में समझते हैं, पावर के बारे में समझते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या होता है, इसका भी यूज जो है वो गणित में बहुत होता है जी। ठीक है, आपके क्लास 10th में भी बहुत बार यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए घातांक क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी संख्या क्या है, मेरे पास x है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास x है। ठीक है ना, चलिए और इसकी पावर जो है वो n है। कितनी है, इसकी पावर n है। तो इसको कैसे लिखते हैं, यही आपका बेसिकली घातांक कहलाता है। ये x जो है ना, इसे हम बेस कहते हैं, यही आपका बेस होता है आपका x। ठीक है ना, वास्तव में कुछ होता नहीं है लेकिन हम लोग मान लेते हैं। और ये n आपका क्या कहलाता है, तो एक्सपोनेंट कहलाता है, जिसे हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, या घात भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यही आपका घात होता है, या इसे हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे समझिए कि ये x की पावर n का आखिर मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए ये n दर्शाता है कि इस x को बताओ अभी। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है। आप बताओ 2 की पावर, हम लोग जानते हैं 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है जी, 4 होता है ना। इसका ये 4 कैसे बना, ये 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 बार गुना किया। ठीक है, यही कहलाता है पावर, तो 4 आता है। बेसिकली मेरा यही भी जो है ना, वो घातांक भी यही कहलाता है। ये x की पावर n है, इसका मतलब है x को n बार गुना किया जाता है। ठीक है, x को कितना बार गुना किया जाता है, तो n बार गुना किया जाता है। ठीक है जी, चलिए डॉट n टाइम तक, यही आपका एक्सपोनेंट कहलाता है। अब बताओ इसकी पावर 1 2 3 3 कहां तक जाता है, तो अनंत तक जाता है, इसीलिए हम इसे x की पावर n बोलते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 5, तो यहाँ पे कितना, ये 2 जो है आपका ये बेस होता है, तो ये 5 कितना होता है, पावर होता है, जिसे आप घात बोलते हैं। ठीक है जी, घबराने की बात नहीं है। अब बताओ यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए 2 की पावर है तो इसको क्या लिखना है, सिंपल है, 2 को 5 बार लिखो। इसको 2 को कितना बार लिखना है, 5 बार लिखना है। अब जितना भी है 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 की पावर 5 जो है वो कितना आता है, 32 आता है। यही आपका घातांक कहलाता है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक सी बात, आपको याद रखना है। लेकिन घातांक का कुछ रूल भी होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को अच्छे से समझना है और क्वेश्चन भी करना है, और क्वेश्चन भी कराऊंगा आप सभी को। चलिए यहाँ पे आता है आपका पहला रूल, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है जी, पहला रूल यहाँ पे, और क्वेश्चन भी आप सभी को कराया जाएगा, और सबका पीडीएफ नोट जो है वो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग जाके चाहे वो सभी कंप्लीट क्लास 10 का स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। घातांक को मतलब कंप्लीट गणित का आप लोग ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे बताओ पहला रूल याद रखिएगा, a की पावर, ठीक है, a की पावर a जो है, सॉरी a की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, आपको याद रखना है। अब बताओ यहाँ पे एक ये जो 0 है, 0 क्या, 0 पावर है, और यहाँ पे जो a जो है वो क्या, वो बेस है। सिंपल सी बात, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे x मान के बताया था, आप इसी को क्या कर लो, a कर लो यार, क्या दिक्कत है, इसको a कर लो, हो गया। अब इसको a है तो यहाँ पे भी एक x के जगह पे a कर दो। ठीक है ना, a कर दो, a कर दो, चलो हो गया, यही था। उसके बाद चलिए तो याद रखिएगा पहला रूल है आपका a की पावर, ठीक है, 0 1 के बराबर में होता है। इसका क्या मतलब है कि किसी भी संख्या का अगर हम पावर 0 करते हैं तो वो हमेशा 1 होता है। मान लो कि क्वेश्चन के जरिए समझते हैं, 2 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। 1000 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, कोई भी संख्या ले लीजिए, 500 का पावर 0, उसके बाद -2 का पावर 0, ठीक है, 50 या 55 ले लो, 55 की पावर 0 1, क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा किसी भी संख्या का अगर पावर 0 आता है तो वो संख्या हमें 1 देता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है, ध्यान से देखिएगा, अगला है कि a की पावर m और a की पावर n जो है क्या होता है, तो a की पावर m प्लस n होता है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन के जरिए में, आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे बताओ 2 की पावर अगर मान लीजिए क्या है, 5 है, गुने 2 की पावर आपका क्या है, 3 है, बेस सेम है। ठीक है ना, बेस सेम है तो बताओ क्या लिखेंगे, तो बेस कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, और पावर जुड़ जाएगा, यानी 5 प्लस 3 कितना होता है, 2 की पावर 8 होता है। क्लियर है, किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति है, नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अगले नेक्स्ट रूल पे पढ़ते हैं भाग में। देखिए
a की पावर m को अगर हम भाग करेंगे a की पावर n से तो क्या होता है, देखिए बेस से में पावर घट जाएगा, m माइनस n हो जाता है। इसी क्वेश्चन के जरिए समझते हैं, बताओ कि 2 की पावर 5 भागे जो है 2 की पावर 3 है तो कितना आएगा, 2 की पावर 5 में से 3 गया, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 की पावर आपका 2 आएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर है। तो आपको रूल समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है बिल्कुल ही अच्छी तरीका से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला है कि a गुने b का पावर अगर m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। a b कोई दो संख्या है, उसका पावर मान लो m है, इसको हम a की पावर m और b की पावर m लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे बताओ, 5 एक संख्या और एक संख्या 3 है, इसका पावर अगर मान लो 4 है, ठीक है, बताओ इसको कैसे लिखेंगे। इसको आसान तरीका से लिख सकते हैं, 5 की पावर 4, ठीक है, और 3 की पावर 4 है, ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत इसको लिखने में, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मान लो आसान वाला देते हैं, मतलब 5 की पावर 4 है कितना होता है, बताओ 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, आपको 4 बार गुना करना है 5 को, और 3 को 4 बार गुना करना है, वही आपका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। सपोज करो 2 और 3 है, इसका पावर हम 2 ले लेते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो बताओ 2 की पावर 2 कितना, 4, और 3 की पावर 2 कितना, 9। अब 9 और 4 को गुना करेंगे कितना हो गया, 9 चौक 36, यानी इसका जो सही उत्तर आएगा कैलकुलेशन करने पर 36 आएगा। और इसका आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा कि ये कितना होगा, 5 की पावर 4 गुने, ठीक है, 3 की पावर 4। चलिए बढ़ते हैं, अब आप आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका a बट्टा b, जैसे यहाँ पे a गुने b था, अब है a बट्टा b की पावर अगर m हो तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर m लिखेंगे, बट्टा में b की पावर m लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से समझते हैं। बताओ 2 की पावर 2 बट्टा 3 की पावर अगर मान लो 2 आ जाता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिखेंगे और 3 की पावर 2 लिखेंगे। अब 2 की पावर 2 कितना, 4, और 2 की पावर 3 कितना, 9 हो गया, 4 बट्टा 9 आपका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आगे समझते हैं। आगे रूल क्या है, a की पावर m और उसका पावर जो है n है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो उसको a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तो अच्छे तरीका से क्लियर होगा। बताओ यहाँ पे a की पावर क्या है, m, मान लो कि 2 है और 2 की पावर 3 है, और इसका पावर फिर कितना है, 2 है, तो बताओ यही तो हुआ है ना, a की पावर m और उसकी पावर n। तो बताओ यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 है तो 2 को 2 रहने देते हैं, और आपस में क्या हो जाएगा, ये 3 और गुने 2 हो जाएगा, 3 गुने 2, तो बताओ 3 गुने 2 कितना, 2 की पावर 6, आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे आता है आपका एक और रूल कि जब किसी भी संख्या का पावर निगेटिव हो, यानी a की पावर माइनस का m हो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बताओ एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को समझाता हूँ, ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा। बताओ जब माइनस आ जाए, यानी कि 3 का पावर अगर -2 आता है, इसको कैसे लिखेंगे जी, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 3 की पावर 2 है तो इसको प्लस बनाने के लिए हम बट्टा में कर देते हैं। ये जो संख्या था ये 1 के बट्टे में चला जाता है, यानी 1 और बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में जैसे ही जाएगा मतलब 3 3 ही रहेगा, लेकिन ये पावर जो है वो माइनस में था, अब ये प्लस में आ जाएगा, यानी 3 की पावर 2, और ये कितना होता है 3 की पावर 2 जी, तो 1/9 आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे है और आखिरी रूल है कि a की पावर m बट्टा n, यानी यहाँ पे पावर जो है वो डिवाइड में, मतलब एक दूसरे के डिवाइड में, कहने का मतलब है बताओ 5 है, ठीक है ना, 5 है और 5 की संख्या, ठीक है ना, यहाँ पे जी ध्यान से देखिएगा कि 5 है, 5 ले क्या नहीं ले, 1 मिनट, चलिए 4 लेते हैं, है ना। उसका रीजन है यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कि 4 की है ना पावर 2 और बट्टा में कितना है, तो 1 है, मतलब 2/1 है, नहीं 2/1 में गड़बड़ आ जाएगा काम, 2/3 ले लेते हैं, 4 की पावर 2/3 ले लेते हैं, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे बताओ जब 4 की पावर 3 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बेस जो है ना, बेस पे रूट अंडर n लग जाता है, कहने का मतलब है कि नीचे वाली संख्या, बताओ 4, ये n जो है वो नीचे वाले, 1 मिनट, है ना, परफेक्ट, देखिए ये भी सही है, लेकिन अगर परफेक्ट उत्तर लाना चाहते हैं तो हम बेस को थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि स्क्वायर रूट से वो संख्या निकल जाए और आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिएगा हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे 4 है ना, तो 4 की हम लोग क्या कर देते हैं, 4 को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 की पावर 3/2 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 4 की पावर 3/2 करने पर बताओ रूट अंदर a की पावर n, यानी nth रूट का मतलब
अगर n का मान लो यहाँ पे नीचे में कितना है, n नीचे में, ये कहाँ चल जाता है तो रूट अंदर के पास चला जाता है, यानी नीचे वाली संख्या हमें ये बताता है कि इस रूट का कितना, ये रूट है, क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है, ये रूट कितना बार है, ठीक है ना, ये बताता है हमको। और ये आपका जो m है ना, ये पावर में, ये पावर में ही रह जाएगा। कहने का मतलब है, बताओ ये पावर 2 है, पावर 2 है तो इसका मतलब ये रूट चढ़ेगा और यहाँ पे 2 आएगा। और बताओ जब रूट 2 रहता है तो इसको हम जनरली स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, और स्क्वायर रूट मतलब 4 का स्क्वायर रूट, और इसका पावर जो है वो 3 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं 2 होता है, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 गुने 2 मतलब 8 होता है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल ही सही और सटीक उत्तर था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि घातांक, कंप्लीट घातांक आपको समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं होगा जी, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं इन सभी चीजों को, या आप पीडीएफ नोट ले सकते हैं कंप्लीट घातांक का या कंप्लीट क्लास 10 का, ठीक है जी। और आप लोग के लिए जो फ्री बैच मैंने लॉन्च किया 2026 बैच के लिए, क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए सभी छात्रों के लिए, आप लोग फ्री बैच में इनरोल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बैच का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम, इन सभी चीजों का आप लोग नोट, ठीक है ना, लिंक के जरिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कंप्लीट क्लास 10 की तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं जी। इन सभी बातों को आपको याद रखना है, और जहां तक हो इस क्लास को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ठीक है जी। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। और वास्तविक संख्या का ये पहली क्लास था, लेकिन यहाँ पे वास्तविक संख्या के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ बेसिक मैथ ही बताया गया, ठीक है। तो अगली क्लास में वास्तविक संख्या को हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, जय हिंद।